Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. लॉजिकल रीजनिंग जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ यूनिट लगती है, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं लाइक कैटेगोरिकल प्रिपोजिशन इन सिलोजिज्म, मूड एंड फिगर, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मेजर टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म क्या होता है, इमीडिएट इन्फ्रेंस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड इन्हीं से अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो घबराते हैं, परेशान होते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये समझना होगा कि इन सब का बेस क्या है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में ये जितने भी टॉपिक्स हैं जिनका मैंने आपके सामने अभी नाम लिया, ये कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड हैं। इन सबको समझने के लिए आपको इनका बेस समझना होगा। तो आज की इस क्लास में जो हम टॉपिक समझने वाले हैं, कैटेगोरिकल प्रिपोजिशन इन सिलोजिज्म, वो इन सारे टॉपिक्स का लाइक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मूड एंड फिगर, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनका बेस बनता है। अगर आप लोग एक बार बेस समझ लेते हो तो आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं कैटेगोरिकल प्रिपोजिशन इन सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग आपका टफ तो लगता है आपको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है, बिकॉज बाकी यूनिट्स की तरह ये बहुत ज़्यादा वाइड यूनिट नहीं है। इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जैसे कि आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में पूछा जाता है या हायर एजुकेशन आईसीटी में पूछा जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही हैं जिनको अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, उनका बेसिक समझ लेते हो, तो ये यूनिट आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है, बिकॉज इस यूनिट से बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका अगर आप बेस समझ लेते हो तो आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो आज हम एक एक चीज़ को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि आगे जो हम टॉपिक समझने वाले हैं वो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएं। ये क्लास एज अ बेस काम करेगी आपके आगे आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। ओके, दिस इज समथिंग अबाउट मी एंड आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पर आप लोगों को यूजीसी नेट एग्जाम, पीएचडी एंट्रेंस एंड जॉब से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगता है या वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। लास्ट क्लास में हमने समझा था आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है, आर्ग्यूमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एबडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली थी। क्योंकि आज जो हमारी ये क्लास है वो लॉजिकल रीजनिंग की सेकंड क्लास है, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम जो अब से पहले समझ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ताकि आप चीज़ें आपस में रिलेट कर पाओ। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट में हमने क्या समझा था लास्ट क्लास में। आर्ग्यूमेंट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन। प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन का क्या मतलब होता है? प्रीमाइसेस होता है कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसकी एक ट्रूथ वैल्यू होती है। लाइक पोइट्स आर ऑनेस्ट, ये या तो सच हो सकता है या झूठ हो सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं। पोइट्स ऑनेस्ट होते हैं, ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसकी एक ट्रूथ वैल्यू होती है, यानी कि जिसमें सच्चाई भी हो सकती है और वो झूठ भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं प्रीमाइसेस, या हम उसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। कई बार उसको प्रिपोजिशन भी कह देते हैं। तो स्टेटमेंट, प्रिपोजिशन या फिर प्रीमाइस, तीनों में से कुछ भी आपको लिखा हुआ दिख जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रीमाइसेस या प्रिपोजिशन का क्या मतलब है? कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसकी एक ट्रूथ वैल्यू होती है। और कंक्लूजन क्या होता है कि दो प्रीमाइसेस के बेस पर जब हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, मतलब पोइट्स आर ऑनेस्ट, ये प्रीमाइस है, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है मोहन इज पोइट। दोनों स्टेटमेंट ने मिलकर एक कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं, एक निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। और दोनों प्रीमाइसेस और एक कंक्लूजन, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट आपस में मिलकर हमारा कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट। यानी आर्ग्यूमेंट किससे मिलकर बना होता है? प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन से। प्रीमाइसेस होता है कोई भी दो ऐसे स्टेटमेंट जिनकी एक ट्रूथ वैल्यू होती है, वो या तो सच हो सकते हैं या झूठ, एंड उसके बेस पर हम जब एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो कहलाता है हमारा कंक्लूजन। एंड ये तीनों स्टेटमेंट्स आपस में एक साथ मिलकर कहलाते हैं हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड हो सकता है या इनवैलिड हो सकता है, ये मैंने आप लोगों को समझाया था। आर्ग्यूमेंट कभी भी ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रूथ वैल्यू जो होती है हमारी इन स्टेटमेंट्स की होती है अलग अलग। प्रीमाइस 1 ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, प्रीमाइस 2 का स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फॉल्स, कंक्लूजन भी ट्रू या फॉल्स हो सकता है। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट होता है जो इन तीनों को मिलकर बनता है वो या तो वैलिड होगा या इनवैलिड।
ये हुआ हमारा रिवीजन, और इस चीज़ को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको एक-एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन इन सिलोजिज्म। अब इसका क्या मतलब होता है प्रीपोजिशन का? यहाँ पर लिख रहा है कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन, यानी जो हमारी प्रीपोजिशन होती हैं उनकी भी कैटेगरीज होती हैं, जिसको हम सिलोजिज्म में पढ़ते हैं। प्रीपोजिशंस आर स्टेटमेंट्स विच टेल अबाउट द रिलेशन बिटवीन टू और मोर टर्म्स इन सिलोजिज्म। प्रीपोजिशन का मेन मीनिंग क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट जो कि रिलेशन बताता है किसके बीच? टू और मोर टर्म्स के बीच इन सिलोजिज्म। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच आपस में रिलेशन बताता है, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल से समझेंगे। ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑल डोर्स आर विंडोज़। जितने भी डोर्स हैं वो क्या हैं? विंडोज़ हैं। ये एक प्रीपोजिशन है। क्यों है ये एक प्रीपोजिशन? बिकॉज देखो, रिलेशन बताया जा रहा है किसके बीच? डोर्स एंड विंडोज़ के बीच। इन दोनों के बीच एक रिलेशन बताया जा रहा है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के बीच रिलेशन बताएगा, उसको आप कहोगे प्रीपोजिशन। ऑल डोर्स आर विंडोज़ ये एक प्रीपोजिशन है, बिकॉज ये डोर्स एंड विंडोज़ के बीच एक रिलेशन बता रहा है। लेकिन इसमें भी जो अलग अलग टर्म्स हैं, लाइक ऑल, डोर्स, आर, विंडोज़, ये जितने भी चार वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, 4 वर्ड्स, इन चारों का मीनिंग अलग अलग होता है, जिसको हम आगे समझेंगे। द प्रीपोजिशन गिवन इन द स्टेटमेंट्स आर एज्यूम्ड टू बी ट्रू नो मैटर इफ दे आर वैलिड अकॉर्डिंग टू द रियलिटी और नॉट। अब जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि आपके एग्जाम में अगर ये लिखा हुआ मिलता है आपको, ऑल डोर्स आर विंडोज़, तो आपको ये नहीं सोचना है कि डोर्स तो विंडोज़ कभी हो ही नहीं सकते। या ये लिखा हुआ है कि ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो आपको ये नहीं सोचना है कि डॉग्स तो कैट्स हो ही नहीं सकते, इसलिए आप उसको गलत मार्क कर दो। ये चीज़ अपनी रीजनिंग तो आपको लगानी नहीं है, बिकॉज़ ये जो आपको प्रीपोजिशन दी जाती हैं, ये आपको, चाहे ये रियलिटी में ट्रू हैं या रियलिटी में ट्रू नहीं है, आपको इनको एज़्यूम करना पड़ेगा टू बी ट्रू। आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि ये ट्रू हैं, और जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा, जो हम धीरे-धीरे समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो कोई भी स्टेटमेंट आपको प्रीपोजिशन या स्टेटमेंट दिया गया है, उसको आपको ट्रू मानना है, चाहे वो रियलिटी में ट्रू है या नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके? अब जो ये हमारा प्रीपोजिशन होता है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन। हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ा था एग्जाम्पल में? ऑल डोर्स आर विंडोज़। ये हमारा प्रीपोजिशन था। क्यों था प्रीपोजिशन? क्योंकि ये डोर्स एंड विंडोज़ के बीच रिलेशन बता रहा था। अब ये जो हमारा प्रीपोजिशन है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज क्वांटिफायर, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड कोप्यूला, फोर्थ वन इज प्रेडिकेट। अब इनका क्या मतलब है? सबसे पहला होता है क्वांटिफायर, जो किसी भी प्रीपोजिशन में जो सबसे पहले आता है। यहाँ पर क्या है? ऑल सबसे पहले आया है, इसको हम कहेंगे क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये हमें क्वांटिटी बता रहा है, सब्जेक्ट की क्वांटिटी बता रहा है। किसकी क्वांटिटी? क्वांटिफायर क्या होगा? जो सब्जेक्ट की क्वांटिटी बताएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर? डोर्स। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? जिसके बारे में बात कही जा रही है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे कि हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट, तो उसी तरीके से यहाँ डोर्स की क्वांटिटी बता रहा है ऑल, तो ऑल क्या होगा? हमारा क्वांटिफायर। डोर्स को हम कहेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि इसी के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इन दोनों के बीच जो रिलेशन बताता है वो कहलाता है हमारा कॉप्यूला। जैसे कि इज, आर, वॉज, वर, जैसे हम ग्रामर में पढ़ते हैं ना, तो ग्रामर में हम इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में हम आर को क्या बोलेंगे? कॉप्यूला। क्यों कहेंगे कॉप्यूला? क्योंकि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन दोनों के बीच एक रिलेशन बनाने का काम कर रहा है। तो आर या आर नॉट या फिर इज अगर आ जाए तो वो होगा आपका कॉप्यूला। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है हमारा प्रेडिकेट। जैसे ग्रामर में हम पढ़ते हैं, पहले आता है सब्जेक्ट, देन आता है प्रेडिकेट, उसी तरीके से सबसे लास्ट में हमारा आएगा प्रेडिकेट। यानी कि डोर्स को किसके समान बताया जा रहा है? विंडोज़ के समान। तो हमारा प्रेडिकेट क्या होगा? विंडोज़, जो कि लास्ट में आता है। पहले आएगा सब्जेक्ट, लास्ट में आएगा प्रेडिकेट। तो ऑल क्या हुआ? जो सब्जेक्ट की क्वांटिटी बता रहा है। सब्जेक्ट क्या हुआ? जिसके बारे में बात की जा रही है। कॉप्यूला क्या हुआ? जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच रिलेशन बता रहा है। एंड प्रेडिकेट क्या हुआ? जो सब्जेक्ट को जिसकी तरह बताया जा रहा है, वो होगा हमारा प्रेडिकेट, जो कि आता है लास्ट में। ये हुए आपके 4
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब इनको अलग अलग समझते हैं। क्वांटिफायर में हमने देखा आपको ऑल लिखा हुआ दिखाई दे जाए या फिर नो। ऑल यानी कि सभी, क्वांटिटी बता दी। नो यानी कि कोई भी नहीं, ये भी क्वांटिटी बता दी। नन या सम यानी कि कुछ लोग। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो किससे रिलेटेड है? क्वांटिटी से रिलेटेड हैं। तो इन सारे वर्ड्स को, अगर ये सारे वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं तो ये क्या कहेंगे? इट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की क्वांटिटी बताएंगे तो इनको हम कहेंगे क्वांटिफायर। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट इज अबाउट समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कोई बात की जा रही है। उस एग्जाम्पल में क्या था हमारा? डोर्स। डोर्स क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। कॉप्यूला पर आते हैं। कॉप्यूला मैंने आपको बताया जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन दोनों के बीच जो रिलेशन बताता है वो क्या होगा? हमारा कॉप्यूला। जैसे कि आर, इज नॉट, आर नॉट, इस तरह के जो आपके वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे? आपके कॉप्यूला। उसके बाद प्रेडिकेट, हमारे उस एग्जाम्पल में क्या था? विंडोज। प्रेडिकेट का क्या मतलब होगा? इट अफर्म्स और डिनाइज अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जिससे हम रिलेशन बताते हैं वो क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट। ये हुए 4 टर्म्स। अब हम समझते हैं कि जो कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में डिफाइन करते हैं हम प्रीपोजिशन को। तो देखो, प्रीपोजिशन हमने समझ लिया। प्रीपोजिशन ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच रिलेशन बता रहा है। अब प्रीपोजिशन के टाइप में सबसे पहला आता है यूनिवर्सल पॉजिटिव। इससे आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, परेशान मत होना, लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्वेश्चंस किस टाइप से आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट इज यूनिवर्सल पॉजिटिव, जिसको हम ए टाइप भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं ए टाइप? क्योंकि देखो, अगर आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल ए आर बी। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है एक तरीके से सर्वव्यापी, यानी कि सब जगह, मतलब संपूर्ण, ऐसा मान सकते हो आप। तो ऑल यानी कि सभी, जिसमें सब समाहित हैं, इसीलिए हम इसको कहेंगे यूनिवर्सल, क्योंकि ऑल की बात हो रही है। और पॉजिटिव इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें नोट का प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे ऑल ए आर बी, यहाँ पर कोई नोट नहीं है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल विंडोज आर टेबल, यहाँ पर भी कोई नोट नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए हमने लिखा पॉजिटिव। और क्योंकि यहाँ पर ऑल यानी सभी को समाहित किया जा रहा है, सभी को इंक्लूड किया जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे यूनिवर्सल। तो अगर ए टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो ऑल वाला केस होगा, जैसे ऑल ए आर बी, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल मैन्स आर ऑनेस्ट, उस तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है तो वो होगा यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल क्योंकि ऑल है, पॉजिटिव क्योंकि निगेटिव नहीं है। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं इसको हम समझेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो बी हैं, यानी जितने भी ए हैं वो बी के अंदर समाहित हैं। ऐसा आप लोग समझना कि जितने भी ए हैं वो किसके अंदर समाहित हैं? बी के अंदर समाहित हैं। ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो बी के अंदर समाहित हैं। तो अंदर की जब भी बात होगी, जैसे अगर इस स्टेटमेंट से हम समझते हैं ऑल विंडोज आर टेबल्स, इसका हम कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम? ऑल विंडोज आर टेबल्स। जो ऑल वाला केस है, मतलब अंदर की तरफ आप जाओगे तो उसको आप कहोगे ऑल विंडोज आर टेबल्स। और बाहर की तरफ जब आओगे तो उसका रिलेशन होगा सम का। इतना याद रखना, अंदर की तरफ रिलेशन होगा ऑल का और बाहर की तरफ रिलेशन होगा आपका सम का। इतनी चीज़ आप लोग याद रखना कि यहाँ पर ऑल विंडोज आर होगा टेबल्स, क्योंकि जितनी भी विंडो हैं वो टेबल के अंदर समाहित हैं। तो हम इस वाले वेन डायग्राम को क्या कहेंगे? ऑल विंडोज आर टेबल्स। लेकिन अगर टेबल्स के बारे में पूछा जाता है तो हम कहेंगे कि सम टेबल्स आर विंडोज, क्योंकि कुछ जो टेबल्स हैं वो विंडोज हैं। तो अंदर की तरफ जो रिलेशन होगा वो ऑल का होगा और बाहर की तरफ जो रिलेशन होगा वो होगा सम का। इस तरीके से आप लोग याद रखना। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगी, जैसे कि ऑल मदर्स आर फीमेल्स। ये अगर स्टेटमेंट दिया जाता है, इसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे? ऑल मदर्स आर फीमेल्स, जितनी भी मदर्स हैं वो फीमेल्स ही तो होती हैं। तो जितनी भी मदर्स हैं वो आएंगी अंदर और फीमेल्स आएंगी बाहर। लेकिन आप ऑल फीमेल्स को आप मदर्स नहीं कह सकते। अगर आप ये कहो कि ऑल फीमेल्स आर मदर्स, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ जो फीमेल हैं वो मैरिड हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो अंदर वाला जो केस होगा उसको आप कहोगे ऑल, यानी ऑल मदर्स आर फीमेल्स। लेकिन बाहर वाला जो केस होगा, यानी जो फीमेल का रिलेशन होगा मदर्स के साथ बाहर की तरफ, वो क्या होगा? सम फीमेल्स आर मदर्स।
इतना आप लोग याद रखना, ठीक है। अंदर जो है वो ऑल और बाहर की तरफ जो है वो कहलाएगा सम फीमेल्स आर मदर्स। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल निगेटिव। यूनिवर्सल निगेटिव का क्या मतलब है? क्योंकि यूनिवर्सल है यानी कि सभी लोग समाहित हैं, और निगेटिव है यानी कि यहाँ पर निगेटिव स्टेटमेंट होगा। यूनिवर्सल पॉजिटिव में हमने बात की थी ऑल की, जिसमें सब लोग शामिल हैं। यूनिवर्सल हम निगेटिव में हम बात करेंगे नो की। यूनिवर्सल यानी कि सभी लोग शामिल हैं, और नो यानी कि कोई भी नहीं। ऑल में जैसे सभी लोग शामिल थे कि सभी, ऐसे ही नो में कोई भी शामिल नहीं है यानी कि कोई भी नहीं। तो यूनिवर्सल हो गया क्योंकि सभी की बात की जा रही है, और निगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि ये एक निगेटिव वर्ड है। और जो हमारा नो होता है उसको हम कहते हैं ई टाइप। ए को हम कहेंगे ऑल, ऑल को हम कहेंगे ए टाइप। ऐसे ही जो हमारा ई होगा उसको हम कहेंगे नो। ठीक है, नो क्या होगा? ई टाइप। इसको मैंने आपको याद कराने के लिए एक ट्रिक बताई थी, जिसको मैं आगे बताऊंगी अभी किस तरीके से आपको याद रखना है। तो यूनिवर्सल निगेटिव आप कैसे पहचानोगे? अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है नो विंडोज आर टेबल, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये यूनिवर्सल निगेटिव है या फिर यूनिवर्सल पॉजिटिव है या फिर पर्टिकुलर निगेटिव है या पर्टिकुलर पॉजिटिव है? पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप कैसे पहचानोगे? यूनिवर्सल की बात हो रही है, यूनिवर्सल में दो ही कैटेगरी आएंगी, या तो आएगा ऑल या फिर आएगा नो। ठीक है, अब पॉजिटिव अगर देखना है तो ऑल होगा, और निगेटिव देखना है तो नो होगा, क्योंकि निगेटिव में नो आ रहा है। तो नो विंडोज आर टेबल हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल, क्योंकि कोई भी नहीं, और निगेटिव क्योंकि नो तो खुद ही निगेटिव है। तो नो क्या होगा हमारा? यूनिवर्सल निगेटिव, और ऑल क्या होगा? यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल में दो ही आएंगे आपके। अब अगर ये लिखा हुआ है नो ए आर बी, यूनिवर्सल निगेटिव है हमारा, तो हम इसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? ए और बी का कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया है यहाँ पर। ए अलग है, बी अलग है, यानी कि इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। नो ए आर बी। ऐसे ही नो विंडोज आर टेबल्स, नो विंडोज आर टेबल्स, यानी इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है ही नहीं। ये अलग है, ये अलग है। तो इसका वेन डायग्राम आप ड्रॉ करोगे ऐसे कि इन दोनों का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। आगे देखते हैं पर्टिकुलर पॉजिटिव। अब अभी तक हम समझ रहे थे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी या तो सभी या फिर कोई भी नहीं, या तो ऑल या फिर नो। लेकिन पर्टिकुलर का क्या मतलब होता है? पर्टिकुलर सभी को समाहित नहीं करता है। पर्टिकुलर का मतलब होता है कुछ, यानी कि सम। पर्टिकुलर यानी कि सम, यानी कुछ ही लोगों की बात हो रही है, सभी की बात नहीं हो रही। तो पर्टिकुलर में हमारा आ जाएगा सम। और पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब जहाँ पर कोई निगेटिव स्टेटमेंट ना हो, नॉट का प्रयोग ना हो, नो का प्रयोग ना हो, नन का प्रयोग ना हो। ठीक है, तो पर्टिकुलर यानी कि सम, और पॉजिटिव जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, और वो होता है हमारा सम वाला केस। सम ए आर बी, सम है इसलिए ये पर्टिकुलर है, पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नो का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि ऑल विंडोज आर टेबल्स, ये किस टाइप का आपका कैटेगोरिकल प्रिपोजिशन है, तो आप लोग इसको कहोगे पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर इसलिए क्योंकि सम है, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। और जो सम वाला केस होता है उसको हम कहते हैं आई टाइप। कैसे याद रखोगे? सम मतलब आई, जैसे मछली पानी में समाई, ऐसे याद रखना। मैंने आपसे पहले भी आपको यही वाली ट्रिक बताई थी, इससे आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सम आई समाई, समाई, ठीक है, मछली पानी में समाई, तो सम मतलब आई। ऐसा आप लोग याद रखना कि जो सम वाला केस होगा उसको हम कहते हैं आई टाइप। अब इसका जो वेन डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ करोगे आप? सम ए आर बी पर्टिकुलर पॉजिटिव है हमारा, तो सम विंडोज, जैसे सम ए आर बी। अब सम ए आर बी के लिए आप क्या करोगे? ये है ए और ये है हमारा बी, यानी इनका ए और बी का थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ ए बी की तरह है और कुछ बी ए की तरह है। सम विंडोज आर टेबल्स का अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा? सम विंडोज आर टेबल्स, यानी कि विंडोज का कुछ पार्ट टेबल है और टेबल्स का कुछ पार्ट क्या है? विंडोज। तो ये जो कलरफुल एरिया है वो क्या शो कर रहा है? कि सम ए आर बी या फिर सम विंडोज आर टेबल। तो सम का केस अगर आपको दिखाना है तो आपको थोड़ा थोड़ा इसको इस तरीके से ड्रॉ करना होगा कि इनका आपस में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रिलेशन है। ये वाला जो पोर्शन है, ये रेड वाला जो कलर है, ये आपको शो कर रहा है ए और बी या फिर विंडोज एंड टेबल्स का रिलेशन। ओके, जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सम फीमेल्स आर मैरिड, कुछ जो फीमेल्स हैं वो मैरिड हैं, तो आप क्या करोगे? सम फीमेल्स आर मैरिड,
यानी कि कुछ जो फीमेल्स हैं वो मैरिड हैं लेकिन कुछ नहीं हैं, सिर्फ कुछ फीमेल्स हैं जो मैरिड हैं। इस तरीके से आप वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे। कौन से केस के लिए? सम वाले केस के लिए, पर्टिकुलर पॉजिटिव के लिए। नेक्स्ट, पर्टिकुलर निगेटिव। पर्टिकुलर निगेटिव को हम कहते हैं ओ टाइप, क्योंकि पर्टिकुलर की बात हो रही है तो फिर क्या होगा? सम, क्योंकि पर्टिकुलर में हम देखते हैं यानी कि कुछ ही लोगों की बात हो रही है तो सम। निगेटिव की बात हो रही है यानी कि यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा, निगेटिव स्टेटमेंट होगा। तो पर्टिकुलर यानी कि सम और निगेटिव यानी कि नॉट का प्रयोग, यानी सम नोट वाला केस। और सम नोट वाला जो हमारा केस होता है उसको हम कहते हैं ओ टाइप। ठीक है, 4 केसेस हमने पढ़े। ए को हम कहेंगे ऑल, ठीक है। उसके बाद ई को हम क्या कहेंगे? नो। उसके बाद था हमारा आई, आई को हम क्या कहेंगे? सम। और उसके बाद हमारा क्या है? ओ, ओ को हम क्या कहेंगे? सम नॉट। ए को आप कैसे याद रखोगे? ए को तो आप ऑल याद रख लोगे, ए यानी कि ऑल। ई का मतलब नो कैसे याद रखोगे? इनो, जो खाने वाला इनो आता है ना, इनो आप सभी लोग जानते होंगे। तो इनो का जो पैकेट आता है उससे आप लोग याद रखना। ए मतलब ऑल, ई का मतलब नो वाला स्टेटमेंट। आई हमने समाई से याद रख लिया, मछली पानी में समाई, तो आई वाला जो होगा वो कौन सा केस होगा? सम वाला। और जो ओ टाइप होगा वो क्या, किससे रिलेटेड होगा? सम नॉट के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा है वो क्या है? ओ टाइप यानी कि सम नॉट। सम नॉट हमारा क्या होगा? पर्टिकुलर क्योंकि सम है, निगेटिव क्योंकि यहाँ पर नॉट का प्रयोग हो रहा है। अब इसका हम वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो यहाँ पर कहा गया है सम ए आर नॉट बी। अगर हम ये कहते हैं कि सम ए आर बी तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा हमारा सम ए आर बी। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी, तो ये वाला नहीं बल्कि जो हमारा ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला, ये होगा हमारा सम ए आर नॉट बी। क्योंकि ये जो रेड वाला है, ये वाला जो रेड वाला कलर है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि कुछ ए का रिलेशन जो है वो बी के साथ है, सम ए आर बी। लेकिन जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है ये बता रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, यानी सम ए आर नॉट बी। तो जो ये इधर वाला पोर्शन होगा वो क्या बताएगा कि कुछ ए तो बी हैं, लेकिन ये वाले जो ए हैं वो बी नहीं है, वो कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे कि इसका अगर हम ड्रॉ करते हैं, सम विंडोज आर नॉट टेबल्स, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सम विंडोज आर नॉट टेबल्स। तो अब हम किसको मानेंगे? इस वाला, ये वाला जो विंडो है इसको हम कहेंगे कि कुछ विंडोज टेबल नहीं है, क्योंकि ये टेबल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ये वाला पोर्शन। इसको हम कहेंगे सम विंडोज आर नॉट टेबल्स। बाकी भी आपसे कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया जाता है तो आपको इसी तरीके से पर्टिकुलर नेगेटिव का जो वेन डायग्राम है उसको ड्रॉ करना है। वेन डायग्राम अगर आप लोगों से एक बार बनाना आ जाता है तो आप लोगों के लिए अगर एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 आपको दिए जाएंगी प्रीमाइसेस, उसके बेस पर आपको जो 4 कंक्लूजन दिए जाते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, 2 प्रीमाइस दी जाएंगी, उसके बाद में 4 कंक्लूजन दिए जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना होगा, उसी से आपका आंसर आएगा। आगे देखते हैं। 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन हमने समझा। सबसे पहला था हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी प्रीमाइस में अगर ऑल वाला केस है यानी कि ए वाला केस है तो वो होगा आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जिसको आप क्या कहोगे? ए टाइप। उसके बाद हमने देखा यूनिवर्सल नेगेटिव, जो किससे स्टार्ट होगा? नो से। तो नो यानी कि ई वाला जो आपका केस होगा, ई टाइप जो होगा वो होगा आपका नो यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव। थर्ड वन था हमारा सम यानी पर्टिकुलर अफर्मेटिव। तो सम वाला जो आपका स्टेटमेंट होगा और पॉजिटिव होगा तो उसको आप कहोगे पर्टिकुलर अफर्मेटिव। फोर्थ वन हमारा था पर्टिकुलर निगेटिव। पर्टिकुलर यानी कि सम और निगेटिव यानी कि जिसमें नॉट का प्रयोग हो रहा है। तो सम वाले को हमारा था आई टाइप, सम वाले को हम कहेंगे आई टाइप, और सम नॉट को हम क्या कहेंगे? ओ टाइप। इसी तरीके से हमने ए ई आई ओ 4 टाइप्स के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन देखे, एंड इन्हीं को आपके लॉजिकल रीजनिंग में कहा जाता है मूड, जो हम समझेंगे मूड एंड फिगर में। यही सारी चीज़ें आपकी यूज़ होने वाली हैं मूड एंड फिगर में। तो आपको पता होना चाहिए ए यानी कि ऑल, ई का मतलब नो, आई का जो टाइप होगा वो क्या होगा? सम, और सम नॉट का क्या मतलब होगा? ओ टाइप। इस तरीके से ये चारों चीज़ें मिलकर क्या कहलाती हैं? हमारा मूड। और ये मूड ही जो होता है वो किसी भी स्टेटमेंट की क्या बताता है? क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपके लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ को समझना होगा, तो आप लोगों को बहुत ईजी लगने लगेगा सब कुछ। तो हमने ये सारी चीज़ें समझ ली कि मूड क्या होता है, ए ई आई ओ जैसे आपके वोवेल होते हैं।
इंग्लिश ग्रामर के ए ई आई ओ यू, उसी तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, यू को हटा दीजिए, ए ई आई ओ, ये 4 आपके कहलाते हैं मूड, और इसी से हम डिसाइड करते हैं क्वांटिटी, इसीलिए इनको हम कहते हैं क्वांटिफायर। तो देखो हमने क्या समझा कि टाइप में हमने क्या समझा, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप, ओ टाइप, जिसको हम कहते हैं मूड या फिर इसी को हम कहते हैं क्वांटिफायर। अब इसका जो स्टेटमेंट था वो कैसे आएगा आपके एग्जाम में, ऑल ए आर बी, ऑल विंडोज आर टेबल्स, ऑल फीमेल्स आर डॉक्टर, उस तरीके से, ठीक है। नो ए इज बी यानी कि ई टाइप, सम ए आर बी यानी कि आई टाइप, और सम ए आर नोट बी यानी ओ टाइप। अब देखो ये ऑल की बात हो रही है तो ये होगा यूनिवर्सल, और क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, अफर्मेटिव। क्वांटिटी और क्वालिटी आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका बेस क्लियर होगा, और तभी आप आगे चलकर अगर आप पढ़ाते हो स्टूडेंट्स को तो तभी आप ठीक से पढ़ा पाओगे, जब आपको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वांटिटी होता है हमारा जो क्वांटिटी बता रहा है, तो क्वांटिटी होगा यूनिवर्सल, क्योंकि ऑल हमारा क्वांटिफायर है। क्वालिटी क्या होगी कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो अफर्मेटिव है या नेगेटिव, तो क्वालिटी यहाँ पर क्या है, अफर्मेटिव। नो वाले केस में, क्योंकि नो है यानी कि कोई भी नहीं, ऑल यानी कि सभी यूनिवर्सल, नो यानी कि कोई भी नहीं ये भी यूनिवर्सल, लेकिन क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए इसकी क्वालिटी होगी निगेटिव। क्वांटिटी होगी यूनिवर्सल या पर्टिकुलर, और क्वालिटी होगी हमारी अफर्मेटिव या निगेटिव। सम वाले केस में अगर मैं आपसे कहती हूँ कि सम ए आर बी, इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बताइए, तो आपको पता है क्वांटिटी का मतलब है सम का केस है तो पर्टिकुलर होगा, ना कि यूनिवर्सल। पर्टिकुलर होगा क्योंकि सम की बात हो रही है, और क्योंकि सम वाले केस में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए इसकी क्वालिटी होगी अफर्मेटिव। ओके, सम ए आर नॉट बी, क्योंकि सम वाला केस है तो पर्टिकुलर होगा क्वांटिटी, और क्वालिटी क्या होगी इसकी निगेटिव। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ताकि आगे की चीज़ें आपको कंफ्यूज ना करें। आगे देखते हैं आप क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन डिसाइड। अभी मैंने आपको समझाया है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन क्या डिसाइड करती है, वैलिडिटी, इनवैलिडिटी, मूड या फिर फिगर। तो देखो वैलिडिटी और इनवैलिडिटी मैंने आपको बताया कि आर्ग्यूमेंट जो होता है उसकी हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया है आपसे कि कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी वो क्या बताएगी, तो क्वालिटी और क्वांटिटी हमारी किससे डिसाइड होती है, ए, ई, आई एंड ओ, ये है हमारे मूड, और इसी मूड से डिसाइड होती है आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ऑल यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई यूनिवर्सल निगेटिव, आई पर्टिकुलर पॉजिटिव, ओ पर्टिकुलर निगेटिव, और ये सारे हमारे हुए मूड। और फिगर जो है वो हम मूड एंड फिगर में समझेंगे कि फिगर होता क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मूड। अब देखो मूड मैंने आपको बताया, मूड क्या होगा हमारा ये 4, और फिगर हम समझेंगे मूड एंड फिगर वाली क्लास में। आप लोगों को एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। अभी आपके पास 6 मंथ्स हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 6 मंथ कितनी जल्दी पूरे हो जाएंगे, और आपका एग्ज़ाम आ जाएगा जून वाला। आप लोगों को अभी से सीरियस होना है अपनी पढ़ाई को लेकर, तभी आप लोग अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, बिकॉज एग्ज़ाम का लेवल दिन ब दिन हर बार डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, सब्जेक्टिव होता जा रहा है, स्पेशली पेपर 1। तो मूड एंड फिगर को हम समझेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोजिशन सम इंडियंस आर नॉट रिलीजियस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर देखो इसको ध्यान से देखना, जो मैंने चीज़ अभी आपको समझाई है उसी से रिलेटेड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है सम इंडियंस आर नॉट रिलीजियस, या ये जो प्रपोजिशन है इसका क्या टाइप होगा। इसको आप यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहोगे, यूनिवर्सल निगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव या फिर पर्टिकुलर निगेटिव। पहचानने का क्या तरीका है, अगर कहीं पर भी ऑल या फिर नो लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि ये है हमारा यूनिवर्सल, और जहाँ पर भी सम वाला केस है या सम नॉट वाला केस है वो होगा आपका पर्टिकुलर। अब यहाँ पर सम वाला केस है तो ये होगा पर्टिकुलर। अब पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये हम पहचान करेंगे कि स्टेटमेंट निगेटिव है या पॉजिटिव, क्योंकि सम के साथ यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव, और सम है इसलिए पर्टिकुलर। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पर्टिकुलर निगेटिव। ऑप्शन नंबर डी या 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू प्रीमाइस
विथ 4 कंक्लूजन। यहाँ पर आपको 2 प्रीमाइस दी गई हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि 2 प्रीमाइस आपको यहाँ पर दी गई हैं और उसके बेस पर आपको यहाँ पर 4 कंक्लूजन दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इन 2 प्रीमाइसेस के बेस पर इन चारों में से कौन सा कंक्लूजन होगा जो करेक्ट होगा। तो इसके लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको बनाना होगा वेन डायग्राम, क्योंकि यहाँ पर कोई और लॉजिक लग नहीं सकता, आपको वेन डायग्राम के थ्रू ही इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। प्रीमाइसेस के बेस पर आपको बनाना होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किसके बेस पर बनेगा? प्रीमाइसेस के बेस पर, और उस वेन डायग्राम के थ्रू आप पहुंचोगे कंक्लूजन पर। याद रखना, कंक्लूजन का वेन डायग्राम आपको नहीं बनाना है, सिर्फ प्रीमाइसेस के बेस पर आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना होता है। ऑल बैट्स आर मैमल्स, फर्स्ट प्रीमाइस। सेकेंड प्रीमाइस इज बर्ड्स आर नॉट बैट्स। अब देखो, ऑल बैट्स आर मैमल्स, जैसे मैंने आपको बताया था ऑल ए आर बी। अब यहाँ पर लिख रहा है ऑल बैट्स आर मैमल्स, ऑल वाला केस है, तो जो हमारा बैट्स है वो कहाँ चला जाएगा? अंदर। बैट्स, ऑल बैट्स आर मैमल्स, मैमल्स कहाँ आएगा? बाहर। सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है बर्ड्स आर नॉट बैट्स, जो बर्ड्स हैं वो बैट्स नहीं हैं, यानी कि बैट्स का जो कनेक्शन बनाया जा रहा है वो किसके साथ बनाया जा रहा है? बर्ड्स के साथ। ठीक है, बर्ड्स के साथ कनेक्शन बनाया जा रहा है, और कैसा कनेक्शन है? नो, बर्ड्स आर नॉट बैट्स। ये जो बर्ड्स हैं ये क्या है? बैट्स नहीं है। तो ये हमारा बन गया है वेन डायग्राम। अब इस वेन डायग्राम के बेस पर हमको इन कंक्लूजन को देखना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन जो होगा वो करेक्ट होगा। फर्स्ट जो हमारा कंक्लूजन है, बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, यानी कि बर्ड्स मैमल्स नहीं है। तो देखो, बर्ड्स का कनेक्शन मैमल्स के साथ नहीं है या बैट्स के साथ नहीं है। यहाँ पर आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो बैट्स नहीं है। मैमल्स के साथ तो कनेक्शन नहीं है, बर्ड्स बैट्स नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा रॉन्ग। सेकंड है बैट्स आर नॉट बर्ड्स, और यही तो देखो हमने ड्रॉ किया है वेन डायग्राम में कि जो बर्ड्स हैं वो बैट्स नहीं हैं, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सही। उसके बाद थर्ड वाला जो कंक्लूजन है वो है ऑल मैमल्स आर बैट्स। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि जितने भी मैमल्स हैं वो बैट्स हैं? जबकि मैंने आपको बताया था कि जो अंदर वाला केस होगा वो होगा ऑल, यानी कि ऑल बैट्स आर मैमल्स। आप इसको कैसे पढ़ोगे? ऑल बैट्स आर मैमल्स, जैसे कि ये लिखा हुआ है ऑल बैट्स आर मैमल्स, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि ऑल मैमल्स आर बैट्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पर लिख रहा है ऑल मैमल्स आर बैट्स, ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग, क्योंकि सम मैमल्स आर बैट्स होंगे। अंदर के लिए ऑल का कनेक्शन और बाहर के लिए क्या होता है? सम का कनेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया था। तो हमारा जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑल मैमल्स बैट्स नहीं है, बल्कि सम मैमल्स बैट्स हैं। अगला है सम मैमल्स आर बैट्स। अब देखो, यही मैंने आपको बताया कि बाहर की तरफ होगा सम का कनेक्शन, जो मैमल्स हैं वो क्या होंगे? सम मैमल्स आर बैट्स। ये वाला कनेक्शन होगा मैमल्स और बैट्स का, तो ये वाला हमारा हो जाएगा सही। तो बी और डी हो रहे हैं हमारे सही, और बी और डी कहाँ पर है? हमारे हैं ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बी एंड डी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने ऑल वाला और सम वाला कनेक्शन समझाया है उसको आप चाहें दोबारा से इस क्लास को देख लेना, बट उस कंफ्यूजन को दूर कर लेना ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ प्रीपोजिशन डिटरमाइन। ये वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसकी देखो लैंग्वेज चेंज की गई है। ये आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में, पेपर 1 में। तो यहाँ पर आपको बताना है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में क्वांटिटी एंड क्वालिटी कौन डिटरमाइन करता है? वैलिडिटी ऑफ सिलोजिज्म, मूड ऑफ द सिलोजिज्म, फिगर ऑफ द सिलोजिज्म, या फिर फैलेसी ऑफ द सिलोजिज्म। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज की गई है, बात वही पूछी गई है। तो हमको अच्छे से पता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये दोनों चीज़ें किससे डिसाइड होती हैं? ए, ई, आई एंड ओ, और यही हमारे क्या कहलाते हैं? क्वांटिफायर या फिर मूड ऑफ द सिलोजिज्म। इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मूड ऑफ द सिलोजिज्म। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आने वाली क्लासेस में हम लोग बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मूड एंड फिगर, ऑवर्जन, कन्वर्जन, इमीडिएट इन्फ्रेंस, मेजर टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास आप लोगों की मिस ना हो। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।